रिसाइकल होकर वहां पे चला जाएगा। अभी जो है नहीं, वो हालत नहीं है। देखो सियाचिन के सोल्जर कर्नल साहब, सियाचिन के सोल्जर्स, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत शौक रखता हूँ माउंटेनियरिंग, हम लोग एक्सपीडिशन पे जाते हैं। सियाचिन के सोल्जर्स सियाचिन से आते हैं, अपने माउंटेनियरिंग और स्नो बूट्स ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। नहीं, वो तो दैट बिकम्स इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, मतलब इट इज नॉट given back to ordinance. Right. Lock, stock and barrel. Army is spending so much on that. Ledger, it is written off. मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं 26 वर्ष पहले फौज से आया था और मैं ये कहता हूँ कि आज जो मैं फौज छोड़ के आया था उससे बहुत बेहतर आर्मी है हमारी। बिल्कुल, यानी मैं कह रहा हूँ इक्विपमेंट में भी, ट्रेनिंग में भी। लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ द पिक्चर। मैं रहा हूँ बिल्कुल 26 वर्ष के बाद मैं आर्मी को छोड़ के आया 1986 में। आज हमारे से बेहतर है, कुछ चीजों में कमी आई है। जी हाँ, लेकिन कर्नल दलाल, अगर हम अपने एडवर्सरीज को देखें, अपने नेबर्स को देखें, तो कहीं ना कहीं वो हमसे और रैपिडली आगे जा रहे हैं। तो बात है यहाँ पे गैप को ब्रिज करने की। अगर मैं बात करता हूँ एवैक्स की, अर्ली वार्निंग जो एयरक्राफ्ट होते हैं, उसकी भी मैं बात करूँ, इंडिया ने अपना खुद बनाने की कोशिश की। डीआरडीओ ने 99 में क्रैश हुआ था एक, जिसमें HS-748 टर्बोप्रॉप, जबकि हमें चाहिए था जेट, इन्होंने डेवलप कर रहे थे। उस क्रैश में जितने इंजीनियर्स और अपना साइंटिस्ट उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, दे ऑल डाइड। अल्टीमेटली क्या होता है, एम्बेरर से हम डील साइन करते हैं ब्राजील के, और वो कहते हैं कि ठीक है जी, हम आपको देंगे एयरक्राफ्ट, उनका है, आप रडार दे दें, इंटीग्रेशन सब कुछ हम, और उसके एक्सेप्टेबल फ्लाइट पैरामीटर्स में एयरक्राफ्ट को रखेंगे। लेकिन व्हाट डज हैपन एट द एंड ऑफ द डे, द आर्मी फाइंड्स कि दैट एयरक्राफ्ट हैज अ फ्लाइट सीलिंग ऑफ 40,000 फीट। 40,000 फीट पे you have a very small footprint coverage. So again they say it is a useless. DRDO कहता है ये हमारा इंडिजिनस प्रोडक्ट है। तो ये जो एक शैम वाली बातें आ जाती है, T-72 टैंक्स की कहता हूँ, जब इंडिया ने इंडिजनाइज किया, इनको बनाना शुरू किया, रिपोर्ट्स हैव बीन कमिंग आउट कि इनका जो गन बैरल है, इट एक्सप्लोड्स एट टाइम्स बिकॉज ऑफ पुअर मेटलर्जी। तो प्रॉब्लम इसमें मैं आप वाली बात में एक बात और जोड़ना चाहूंगा जी, कि MiG-21 के केस में MiG-21M जो हमारा मेजर फाइटर एयरक्राफ्ट है, बेसिक है बाइसन, तो उसमें जो जितने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने असेंबल किए और प्रोड्यूस किए, वो 85 में 8 हफ्ते में 8 एयरक्राफ्ट जो है एक्सीडेंट हुए, क्रैश हुए। उसके बाद में एयरफोर्स ने कहा कि ये क्या कारण है जी, कि जो हॉल हमें सप्लाई करता है मिग, वो तो क्रैश हो रहे हैं, लेकिन जो रशिया से आ रहे हैं वो हम क्रैश नहीं हो रहे हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो देयर वाज अ ब्लेम गेम कि वो हॉल वाले कहते हैं कि नहीं, आपको उसको हैंडल नहीं करना था, आप मेंटेनेंस ठीक से नहीं करते। एयरफोर्स कहती है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग ठीक नहीं की है। So there is a blame game. वाजिया साहब, that is most unfortunate part of this lack of confidence. कर्नल दलाल, अपना एयर मार्शल AK सिंह का भी यही कहना था। वो यही कहते हैं कि इक्विपमेंट अगर हम बाहर से अच्छा ले भी लेते हैं, DRDO is incapable of servicing and maintaining those equipments. तो डिग्रेडेशन इतना जल्दी होता है उनका, उसके फिर डिप्लीशन होता है। अदरवाइज कर्नल साहब, MiG-21 बहुत बढ़िया एयरक्राफ्ट is the one of the best aircraft. बहुत बढ़िया एयरक्राफ्ट। America was after this aircraft. America was after this aircraft. America wanted the technology of this aircraft, and they tried to get it from the Indian market. क्या हुआ 1970s का, आपको शायद याद होगा, लार्किन्स ब्रदर केस। जी, जी। तो लार्किन्स ब्रदर केस जो एयर मार्शल लार्किन्स एंड मेजर जनरल दोनों उसमें इन्वॉल्व थे। तो वो क्या कर रहे थे, नासिक से जो है मिग का डिजाइन चोरी कर रहे थे और CIA को भेज रहे थे, रेड हैंडेड पकड़े गए। जी जी। तो इट वाज सच ए गुड एयरक्राफ्ट, लेकिन उसको 1962 के वार के बाद हमने डेवलप करना शुरू किया। नाउ वी अबंडन, नाउ वी गो फॉर फ्रेंच राफाल। वी आर एक्सपेरिमेंटिंग समवेयर डाउन द लाइन। देखो रशियन जो डिजाइन ब्यूरोज हैं, चाहे वो सुकोई है चाहे मिग है, दे हैव बीन कमिंग अप विद ब्यूटीफुल डिजाइन आर्मामेंट्स। जहां तक हम टेक्निकल उसकी पैरामीटर्स की बात करते हैं, तो वो उसमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में वेस्टर्न कंट्री से पीछे रह जाते हैं। क्या दैट विल द डिबेट विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट इशू। मैं वाजिया साहब, मैं बात करना चाहूंगा अब रेमेडीज पे। अगर हम ध्यान दें, DRDO को अगर हम एक अच्छी लीन मीन ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, क्या है इसमें, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ये पिछले 54 साल में डिलीवर नहीं कर पाई, तो कैन इट एवर डिलीवर? क्या उम्मीद है? मतलब नहीं, अगर इसको हम
पब्लिक सेक्टर में सप्रेस करके रखते हैं तब तो पॉसिबल नहीं है। वी हैव टू डाइवर्सिफाई, और हमारा जो R&D है उसमें हमें प्राइवेट पार्टनरशिप को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास अब इतनी अच्छी, आज इंडिया जो है डेवलप हो चुका है, एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बन चुका है। आज हमारे पास प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो बड़े बड़े मल्टीनेशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो मतलब जो है चाहे वो अंबानी ग्रुप हो नहीं तो फिर नहीं तो उसके बाजिया साहब अगर बाजिया साहब कहीं ना कहीं हमारी सरकार भी मानती है, कई बार सरकार की तरफ से भी ये बात आई है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो डिफेंस प्रोडक्शन में, तो फिर क्यों नहीं हो रहा? कहाँ हर्डल्स हैं? कहाँ हर्डल्स तो आपने देखा होगा, सिंगूर में टाटा को क्या एक्सपीरियंस मिला जी, सिंगूर में टाटा को क्या एक्सपीरियंस मिला? नहीं सर, दैट वाज समथिंग डन, वो एक पॉलिटिकल मुद्दा था, वो एक अलग है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं प्राइवेट कंपनीज को मतलब क्यों नहीं लेके आया जा रहा? क्या उनको इंसेंटिव्स नहीं दिए जा रहे, या उनके लिए टर्म्स कंडीशंस नहीं? वैसे इसके ऊपर मैं बताऊंगा कि प्राइवेट सेक्टर इस इंडस्ट्री में इसलिए नहीं है, इंटरेस्ट भी कम है क्योंकि चीजें इतनी रैपिडली चेंज हो रही हैं, वेयर दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद आवर रिक्वायरमेंट। हमारी जो है आज की रिक्वायरमेंट कुछ है, कल जाके जो हमारी क्यूआर दोबारा उसी वेपन सिस्टम की चेंज हो जाती है, गाड़ी की तीसरे दिन वो चेंज हो जाती है, जो कि हम जब इंपोर्ट करते हैं वही जो है जो किकबैक मिल जाता है, तो उसमें सब चीज दबी रह जाती है। मतलब कहीं ना कहीं R&D इतनी फास्ट नहीं है, इतनी बेटर नहीं है इनकी कि ये डिफेंस इंडस्ट्री में दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। महिंद्रा जब आया, महिंद्रा डिफेंस में आया, अपने इंडस्ट्री ले, उसने BAE सिस्टम से टाई अप किया, तो अल्टीमेटली ये तो है ही कि टाटास भी हैं, चाहे कोई भी बड़ा ग्रुप आता है बाहर के किसी लीडिंग ग्रुप से, इनको टाई अप तो करना ही पड़ेगा। फिर क्या होता है, कितना % शेयर होगा, 51 होगा, 49 होगा, 25 होगा, 75 होगा, किसके फेवर में होगा? फिर ये कॉम्प्लेक्सिटीज कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती हैं। दूसरा कहते हैं कहीं ना कहीं प्राइवेट, क्योंकि दिस इज अ वेरी सीक्रेटिव इंडस्ट्री, कि मतलब हमारे सीक्रेट्स लीक हो जाएंगे अगर हमारे लिए टाटा कोई वेपन डेवलप कर रहा है। फॉर एग्जांपल तो डिफेंस के लिए हमें एडवांस कंप्यूटिंग चाहिए जी, कंप्यूटिंग सिस्टम फॉर वेरियस वेपन सिस्टम। सर वी हैव बीन डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स एंड कंप्यूटर, हमारे पास आईटी फॉर द वर्ल्ड टुडे। हम किसको को दैट इज नॉट एन इशू, बिल्कुल कर सकते हैं। दे आर सच ए बिग नेम इन कंप्यूटर इंडस्ट्री, we should take the help of these people. That's what I really was saying actually. दूसरा क्या है कि हम बाहर के प्राइवेट प्लेयर से हथियार खरीदने को तैयार हैं। जितना भी अमेरिका से हथियार आता है, मोस्ट ऑफ यूरोप से आता है, सब वहां प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं हथियार, उनसे हम खरीदने को तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अपनी प्राइवेट कंपनियों को एक फुल फ्लैज गो देने के लिए हम कहीं ना कहीं क्यों डरते हैं कि यार ये प्राइवेट प्लेयर है? एक्चुअली तो क्या है, 50s और 60s में जब हमने ये डिसाइड किया कि हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बेस्ड जो है वो टोटली पब्लिक सेक्टर में होगा, सरकारी क्षेत्र में होगा जी, उस समय तो हमें ये खतरा था कि जिसको कहते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जी, प्रेसिडेंट आइजनहावर ने एक थोड़ा इशारा किया कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है उसमें क्या है कि डिफेंस इंडस्ट्रीज और आपके आर्मी टॉप ब्रांच जो ऑफिसर्स हैं, जैसे आजकल हमारे घोटालों में जो एक दो नाम आते हैं, ये लोग जो है दे विल मेक ए ऐसा कॉन्ग्लोमरेशन बना लेंगे और जहां जो है ये पावर को मतलब सोसाइटी को अपनी डायरेक्शन में ले जाएंगे। कर्नल बलहारा, अगर मैं अकाउंटेबिलिटी की बात करूं DRDO में, मैं पहले डॉक्टर साहब की वो करता हूं कि हमारे पास जैसे अभी आपने बोला कि हम अपना जो है प्राइवेट सेक्टर को क्यों नहीं दे सकते जी। जो मैं रिटायर होने से पहले इन्फेंट्री डायरेक्टरेट में ये जो है प्रोक्योरमेंट सेल में था, जो माफिया है इसको जो है हम बिल्कुल जो है खत्म नहीं कर सकते। चाहे वो जो जैसे आपने बोफर्स का देखा है या जैसे अभी ये जो टाटाज का चल रहा है, या पहले टाटाज का चल रहा था, महिंद्रा जीप का चल रहा है, या कोई भी है जी, ये इतना वेल नेटेड वो है कि जैसे जनरल वीके को किस लिए वो एक्सटेंशन नहीं दे रहे जी, क्योंकि इनको जो है एटलीस्ट उनका जो है सारा मोडस पता चल गया कि हाउ दे आर ऑपरेटिंग जी। अगर इनको और 10 महीने मिल जाते तो कुछ तो, जैसे अभी 6
2-3 इजराइल की, वो सिंगापुर की या फ्रांस की है, कई जो है डिफेंस इंडस्ट्रीज को इन्होंने ब्लैक लिस्ट किया है। ब्लैक लिस्ट है। पहले हमारे को डर लगता था कि अगर हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे तो हमारे को फिर कौन देगा। अभी तो है आउटसाइड मार्केट में चीजें जो है सब्जी मंडी की तरह अवेलेबल है कि जी ये टमाटर 20 रुपए का, ये 25 का है, जो सा लेना खरीदो। तो उसमें जो है पहले हमारे को ये थे कि भाई हमारे को इससे भी जो है कि अगर ये चीजें हमने इससे नहीं खरीदे तो हम जो है बिल्कुल ऑन ग्राउंड आ जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। परंतु जो वेपन की जो ये जो एजेंट्स हैं जी, सब जितने भी यहाँ पे जो हमारे जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, हर 2 साल के लिए हम उनमें नहीं जा सकते। उसके बाद जो है एटलीस्ट 80% जाके अपनी खून की कंसल्टेंसी में जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि उससे क्या है कि हमारे को एटलीस्ट पीछे का पता है कि हमारे को क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है जी, है हमारा क्या क्यूआर है। वो तो अगर मैं किसी चीज की जरूरत है तो मैंने उसका अगर कोई वो पेपर बनाया है तो मेरे पास अभी भी पता है कि मेरे को क्या जरूरत है जी। अगर मेरे को कोई देता है कि भाई 15% की 5% इज योर कमीशन और 10% आप ऊपर खर्च करो, तो वो बेसिकली कहा जाता है, जैसे मिस्टर जरदारी के बारे में कभी कहा जाता था मिस्टर 10%। तो कितनी भी डिफेंस डील्स हैं, स्टडीज ये बताती है नॉर्मली द गोइंग रेट इज अराउंड 10% ऑफ द डील, टोटल डील। ये तो आपका इंडिया में कोई भी कंस्ट्रक्शन, जैसे कर्नल साहब, दलाल साहब को तो काफी एक्सपीरियंस, करप्शन इज एंडेमिक अक्रॉस द बोर्ड, इट इज रैम्पेंट इन एनी फील्ड, एनी सिविलियन परचेज, बिल्कुल एनी सिविलियन प्रोजेक्ट 10% तो नहीं डॉक्टर साहब, आप 10% नहीं, कोई भी, जैसे अगर हम इससे BHEL से रडार लिए थे, एक रडार इज कॉस्टिंग 25 लाख रुपए, तो वो कहते हैं 15%, क्योंकि उन्होंने तो ग्लोबल ट्रेड इसमें करना है। 40% तो टाटा का रुका पड़ रहा है अभी, 40% वो रेटेड प्राइस नहीं, वो कहते हैं जी हम आपको जो है 25 लाख से नीचे की इंडेंट नहीं दे सकते। ये चीजें करप्शन से जुड़ी हुई है। वो जो है गवर्नमेंट, वो जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री है, परंतु अगर हम उससे लेते हैं तो 25, वेयर दिस 15% इज गोइंग। कर्नल बिलारा, ये जो आपने इशू उठाया, ये बड़ा एक्सप्लोसिव इशू है। आई मीन वी कैन हैव अ वेरी एक्सप्लोसिव डिबेट, बट द पॉइंट इज प्रोफेसर बाजी, वी आर रियली रनिंग आउट ऑफ टाइम टुडे, एंड फॉर दिस पार्ट व्हिच द एक्सप्लोसिव इशू यू जस्ट रेज्ड, विल प्रोबब्ली कम बैक टुमारो इन पार्ट 2 ऑफ दिस इशू। Are our armed forces still as razor sharp as they used to be at one time? So we'll take up this tomorrow. Good night and see you again. जिंदगी के उतार चढ़ाव के अनोखे रंग और उनसे जुड़े उतने ही मुद्दे, चाहे वो हो शिक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध, महिला सुरक्षा, भ्रूण हत्या, किसान और कृषि, पर्यावरण, खेल और ना जाने कितने मुद्दे। इन सभी और अनेकों मुद्दों पर हम करेंगे परिचर्चा SUN न्यूज के खास कार्यक्रम इशू टुनाइट में। इशू टुनाइट at 9 on Saturdays and Sundays, only on SUN न्यूज।